नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से हमारे चैनल पाली बोथरा पर आपका स्वागत है। और यह पॉलिटी का क्लास है और इसमें आज हम आपको संविधान के सभी भाग के बारे में बताएंगे। अगर हम चंद शब्दों में अगर कहें संविधान के बारे में एक प्रतीक को लेकर के, तो संविधान यानी भारत का जो संविधान हमारा है वह एक ऐसा भवन है, ऐसा विशाल भवन है जिस भवन के कई बड़े बड़े बिल्डिंग उसके अंदर हैं। और उस बिल्डिंग में अलग अलग उस जो बिल्डिंग है, बड़ा महा विशाल भवन के अंदर उस बिल्डिंग में अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। उसी विभाग या उसको भाग को हम कह सकते हैं कि वहीं से हमारा सारे जो ज़रूरी कानून है और नियम है वो बनते हैं। और जितना भी हमारे कानून अन्य जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं उसका स्रोत यानी सोर्स वही होता है, उसी का संदर्भ होता है। और इस विशाल भवन में, संविधान के विशाल भवन में जो आत्मा बसती है वो आत्मा इसका प्रियम्बल है, यानी इसकी प्रस्तावना है जो संविधान की, वो इसकी आत्मा है। और आत्मा से प्राण ग्रहण करके, आत्मा से सांस लेकर के हमारे संविधान के सारे कानून और चीज़ें जो लागू होती है वो सब हमारे 140 करोड़ देश के नागरिकों के साथ साथ हमारे देश में आए विदेशी या मेहमानों के ऊपर भी, विदेशी मेहमानों के ऊपर भी लागू होता है। उसके बाद अगर हम कहें चंद शब्दों में, तो हमारा जो देश के 140 से अधिक करोड़ लोग निवास करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मान, उनकी सम्मान, उनकी अपॉर्चुनिटी और उनके दुख और सुख का, उनके तकलीफ़ों का अगर अंतिम रूप से निदान खोजा जाता है तो यही संविधान के महल में खोजा जाता है। किसी न किसी भाग में उसका बचाव या उसका निदान मिलता है। वो चाहे हमारा देश में बहुत बड़ा अपराधी क्यों न हो या बहुत बड़ा संत महात्मा क्यों न हो, अंत में सब कोई हार करके और यही संविधान के शरण में आता है और इसमें अपना बचाव, अपने मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकार, सारे चीज़ों का कहीं न कहीं मांग करते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो कितना भी घोर विरोधी हो संविधान का, लेकिन जब उस पर खतरा मंडराता है तो अंत में यही संविधान के शरण में आता है। और संविधान के अंतरात्मा की आवाज़ यानी संविधान के आत्मा, उद्देशिका या प्रियम्बल या प्रस्तावना से लेकर के वो अपना प्राण, जीवन या दान मांगता है। तो आइए आज हम संविधान के बारे में और इसके महत्वपूर्ण भागों के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये विशाल भवन के अंदर कौन कौन से ऐसे बिल्डिंग है जहाँ से हमारे देशवासियों के ही नहीं बल्कि हमारे देश में आए विदेशी मेहमानों को भी संरक्षित करता है, उसको भी गरिमा देता है, सम्मान देता है। तो आइए आज हम देखते हैं और समझते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं मैंने लिखा है भारतीय संविधान के 25 भाग। जी हाँ, आज के डेट में 25 भाग है। जब संविधान बन रहा था तब मूल जो है संविधान में जो था ये 22 भाग था, लेकिन आज जो हो चुका है वो 25 हो चुका है। कैसे? आप सबसे पहले इसी बात को समझ लीजिए। आप देख रहे हैं नंबर 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन में ये 13 गो है जो लिखा हुआ है। यानी नंबर के हिसाब से देखें तो 1 से लेकर के 11 तक सूची यहाँ मिलेगा और 12 से लेकर के 22 तक सूची इस रो में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि एक यहाँ रेड कलर से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया है। तो यानी 1, 2 और 3 ब्रैकेट है। तो मूल जो संविधान में 22 भाग है, 1 से लेकर के 11 और 12 से लेकर के 22 यानी 22 भाग हुआ और प्लस 1, 2, 3 ब्रैकेट उसमें जोड़ दीजिए तो आपको यही 3 ब्रैकेट जो है आपको 25 में यानी 22 + 3
बराबर ये 25 हो गया, यही 25 भाग हो गया। आप समझ गए कि ये 25 भाग आज के डेट में है। तो आइए इसमें क्या है और इसमें कैसे है, जो इसको अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप संविधान के, भारतीय संविधान के पूरे सांचा, पूरे उसके ढांचा आपके दिमाग और मन मस्तिष्क में छप जाएगा। तो इसलिए ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सार्वगर्भित है। और इससे प्रश्न की जहाँ तक सवाल है तो आप तो इसका मूल्यांकन खुद करेंगे और अपने कमेंट में लिखेंगे ही। पहले देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कुछ नंबर दिखाई दे रहा होगा, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35। ये नंबर क्या है? तो ये नंबर अनुच्छेद है। आप ध्यान रखिए, ये अनुच्छेद है। और ये भाग यहाँ से देख रहे हैं, भाग 1, 2, 3 इस रो में, और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस भाग में ये मूल शीर्षक है, और इस शीर्षक के अंतर्गत आर्टिकल या अनुच्छेद 1 से 4 तक में बहुत सारी बातें जो लिखना था संविधानविद को, वो लिखे हैं। संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने मतलब शानदार तरीके से इसका एक डिजाइन बनाए और इसका प्रारूप तैयार किए और सभी बातों को आसान तरीके से लिखे, ये काबिल तारीफ है। तो आइए देखते हैं भाग 1 में, यानी प्रथम भाग, भाग 1 में आप देखें तो इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, यानी 4 गो इसमें आर्टिकल है। 1, 2, 3, 4 आर्टिकल। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत, यानी डैट वाज इंडिया। तो भारत जो है यानी इक्वल टू, मैंने कुछ आपको साइन दे दिया है मैथ का भी, तो यानी इंडिया यानी भारत बराबर राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो कौन स्टेट? तो जो प्रथम अनुसूची में जो स्टेट की विवरण है उसके बारे में बताया गया है। तो कहाँ है प्रथम अनुसूची? जो 12 गो अनुसूची है, जो इसके मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, उस प्रथम अनुसूची में 28 स्टेट और 8 यूटी आई हैं। तो ये 8 इसके बारे में कहा गया है, यानी 28 और 8 सबको मिला देंगे तो राज्यों का संघ हो जाएगा, और राज्यों का संघ हो जाएगा तो ये भारत हो जाएगा। तो यानी भाग 1 में 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है वो भारत यानी राज्यों का संघ के बारे में बताता है, और ये बताता है कि सभी राज्य और यूटीज मिला करके भारत बनेगा। और रह गया बात कि इसको मैं आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तो एक एक आर्टिकल पर मैं आपको व्याख्या करते हुए चलूँगा। तो अभी समय के कारण, समय के कमी के कारण थोड़ा संक्षिप्त में चलते हुए आपको सारी बातें बताने का मैं कोशिश करता हूँ। तो अब आ जाइए, आप भाग 1 को समझ लिया, भाग 2 को आते हैं, समझते हैं। भाग 2 में क्या है? तो इसमें 5 से 11 तक का आर्टिकल है, यानी इसमें 4 तक यहाँ खत्म हुआ, 5 से 11 आर्टिकल। इसमें क्या है? तो ये नागरिकता यानी सिटीजनशिप का इसमें है जो प्रावधान किया गया है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे लोप हो जाएगी। जैसे संविधान शुरू होने से पहले का नागरिकता के बारे में विचार किया गया है। जब संविधान लिखा जा रहा था उसके पहले का एक टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद प्रव्रजन यानी माइग्रेशन, जब बंटवारा हुआ भारत का, तो पाकिस्तान से आने वाले लोग भारत में और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, उसके बारे में बात की गई है कि उनकी नागरिकता कैसे होगी, किस तरह से होगी, उसके नियम है। फिर अन्न, तो अन्न में क्या है? तो जैसे कि कोई विदेशी भी भारत में रह गए, जैसे बहुत सारे अंग्रेज हमारे यहाँ रह गए, बहुत सा पुर्तगाली रह गए, वो हमारे आज़ाद मुल्क होने के बावजूद भी वो अपने देश नहीं गए, तो उनके बारे में प्रावधान है। उसके बाद जो है, जब आप जानते हैं कि आप विदेश में चले जाते हैं तो वहाँ का अगर नागरिकता मिल जाता है आपको, तो आपका नागरिकता यहाँ का खो जाता है, तो उसका प्रावधान है। तो अन्न का मतलब है कि वैसे विदेशी जो यहाँ रह गए आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले से थे, और ऐसे जो अभी तक हमारे देश से बाहर जा रहे हैं और ये सारे अभी कुछ आ भी रहे हैं, वो सब का यानी इस देश का नागरिक कौन होगा, कैसे होगा, कब से होगा, ये सारा का मामला यही में है। और जब आप सीएए की बात करते हैं, मतलब तो सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसका मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है, भाग 2 से 5 से 11 तक के बीच में।
ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको समझ गए। अब आइए भाग 3। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। और ये जो है वो समझिए तो ये मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट पर है। तो इसमें क्या है, इसमें फंडामेंटल राइट में उसकी परिभाषा बताई गई है। और जो फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है वो समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म और आस्था का मानने का, और संस्कृति और शिक्षा का, संवैधानिक उपचार का, ये सभी जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। यानी भाग 3 का संबंध मूल अधिकार से है, जिसमें 12 से 35 अनुच्छेद हैं। फिर अब भाग 4 में आ जाइए। भाग 4 जो है वो 36 से लेकर के 51 तक है। इसको शॉर्ट में DPSP भी बोलते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यानी राज्यों की, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी जो स्टेट की जो पॉलिसी होगी उसके डायरेक्ट करने वाला, यानी उसको संचालित करने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला जो एलिमेंट है या जो तत्व है, जो सिद्धांत है, इसके बारे में भाग 4 में बताया गया है। तो इसलिए भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, जिसको शॉर्ट में DPSP बोलते हैं। तो इसका काम है लोक कल्याण, सामाजिक व्यवस्था और अपॉर्चुनिटी और बराबरी का वेतन, इस सभी बहुत सारी राज्य का कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इसको सोचना है, जन कल्याण के बारे में। गांधी जी का, अगर आप महात्मा गांधी का दर्शन को माने तो उनके ग्रामीण दर्शन या जो गांव का जो एक नैसर्गिक प्राकृतिक विकास का जो दर्शन है वो आप भाग 4 के राज्य के नीति निदेशक तत्व में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ये समझ लें कि ये महात्मा गांधी के सपनों का भाग है। अगर वो होते तो शायद ये DPSP का बहुत सारे जो प्रावधान थे वो लागू हो जाते देश में, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि आज़ादी के तुरंत बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई। तो इसके आगे अब बढ़ते हैं भाग 4 में। भाग 4 का क में तो जब आप देखें कि आप मौलिक अधिकार आप मांग लिए, आप सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याणकारी चीज़ें प्राप्त कर लिए, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने मुल्क के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति। तो इसी में आप देखेंगे कि 51 का जो आर्टिकल है, यानी 51A भाग 4 क का, वो आपको मूल कर्तव्य यानी आपको कुछ कह रहा है, आपको फंडामेंटल ड्यूटी दे रहा है कि आपका क्या क्या कर्तव्य है। तो आपको शांति बनाए रखना, जो है सद्भावना बनाए रखना, अपने प्रकृति की रक्षा करना, ये बहुत सारे जो आपके मूल कर्तव्य है वो आपको ये आपका करने के लिए कहता है कि आपको अधिकार दिए, नागरिकता दिए, आपको जो है कल्याणकारी योजनाओं से अपॉर्चुनिटी दिए, सारा चीज़ दिए। तो आपका भी दायित्व है कि आप मुल्क के लिए कुछ करें। तो भाग 4 क में आपका मूल कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अब आगे आ जाएं भाग 5। ये भाग 5 हमारे जो है ये लोकतंत्र के देवी देवताओं का एक कह सकें, लोकतंत्र के देवी देवताओं से मतलब मेरा मतलब छोटी सी व्यंग से है कि आज कौन है लोकतंत्र के महात्मा और देवी देवता बने हुए। आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके सारे जो हैं वो एक तरह से वही देवी देवता बने हुए हैं। वही जो नियम लागू करते हैं वही आप पर लागू होता है ना। आप जनता या हम जनता जो है वो लोकतंत्र का पावर वोट दे करके तो है, जो इलेक्शन के माध्यम से यानी निर्वाचन भाग 15 के माध्यम से हम करके अपने पावर दे देते हैं। लेकिन ये पावर जो है चला जाता है कहाँ, नीचे से। अगर मान के चलिए यहाँ जनता है, यहाँ से पावर दिया तो सीधे चला गया कहाँ, संविधान में। और संविधान से पावर वो ग्रहण करके यही देवी देवता भाग 5 में आपके बैठे हुए हैं लोकतंत्र का, और आपके लिए क्या करते हैं, आपके लिए वो नीतियां बनाते हैं, आपके लिए वो कानून बनाते हैं। भले ही वो कानून और नीतियां आपको पसंद नहीं हो, लेकिन जब आप उनमें पावर अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं, जन पावर, जनशक्ति, तब तो वो जैसे चाहते हैं वैसे आपके लिए वो निर्णायक बन जाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा व्यंग है, बस
संक्षिप्त में कि ये भाग 5 में संघ है, यानी इसका नाम द यूनियन है। इसमें कई चैप्टर है देवी देवताओं का। ये चैप्टर हैं 1 से लेकर के 5 तक। चैप्टर 1 में जो है कार्यपालिका है, जिसके हेड हैं जो वो प्रेसिडेंट हैं, मतलब जिसमें एक प्रेसिडेंट, पी से प्रेसिडेंट, उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री से लेकर के सारा मंत्री का उनका कैबिनेट है और अधीनस्थ मंत्रालय है सब उनके। उसके बाद महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत। और उसके बाद इसको संचालित करने वाला, इस ऑफिस को सारे कर्मचारी एक कार्यपालिका में आ जाते हैं। फिर ये दूसरा जो इसमें चैप्टर है वो संसद पर है। फिर तीसरा संसद में लोकसभा, राज्यसभा, उसके कर्मचारी, उसके अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष, ये सब की बातें आप देख रहे हैं। भाग 4 भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक, यानी लगभग 100 आर्टिकल है इसमें, 100 अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में ये सारी बातें लिखी हुई है कि कौन क्या करेगा, किसका क्या दायित्व है, क्या काम है, कैसे चयन होगा, कैसे उसको विमुक्त किया जाएगा, सारी बातें लिखी हुई है। तो ये संसद है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति की, राष्ट्र संक्षिप्त में मैं लिख दिया हूँ, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है कि उनको क्या पावर है। उसके बाद कहें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट उसका है। फिर कैग, इसको जो है महानियंत्रक लेखा परीक्षक, जो सबसे बड़ा पब्लिक धन का जो बचाव करने वाला, उसको जो है बचाने वाला, उसको ऑडिट करके और सही जगह पे खर्च करवाने वाला जो संस्था है, वो कैग की इसमें चर्चा है। तो यानी ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो इसमें 5 चैप्टर का अपना एक रोल है और सबका एक अलग अलग उत्तरदायित्व है। उसका सारा व्यवस्था इसी भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक किया गया है। अब आ जाइए इसी 5 की तरह, यानी भाग 5 की तरह भाग 6 एकदम प्रारूप है, उसका फोटो कॉपी है। वो कहाँ लागू होता है तो उसमें कुल आर्टिकल 152 से, यानी 51 खत्म होता है केंद्र में संघ का और 52 शुरू हो जाता है राज्य में। तो 152 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है वो राज्य के बारे में है। राज्य कहने का मतलब द स्टेट। इसमें 1 से लेकर 6 चैप्टर, यानी 6 चैप्टर इसका है। आइए उसी स्टेट की बात हो रही है जो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। इसी स्टेट की बात हो रही है। तो यहाँ भी सेम इसी तरह की व्यवस्था जैसे केंद्र में है, जैसे कार्यपालिका यहाँ है तो यहाँ प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट और अन्य सब हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्यपालिका में यहाँ राज्यपाल हो जाएगा, यहाँ मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट। उसके बाद राज्यपाल, यहाँ डिप्टी कोई राज्यपाल नहीं होता है तो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा और महान्यायवादी के जगह पे यहाँ पे महाधिवक्ता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ संसद के जगह पे विधानसभा और विधान परिषद हो जाएगा चैप्टर 2 में। फिर उसके बाद राष्ट्र की शक्ति के जगह पे यहाँ राज्यपाल की शक्ति, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जगह यहाँ पे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अलावा अधीनस्थ कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको मुंसिफ अदालत कहते हैं, जैसे अनुमंडल लेवल पर आप जानते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब जो है अधीनस्थ न्यायालय है जो हाई कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे कैग के जगह पे जो है यहाँ महाधिवक्ता, यहाँ महान्यायवादी के जगह पे महाधिवक्ता आ जाएगा। तो यानी कहें कि इसी का 2 कॉपी राज्य में सत्ता या प्रशासन चलाने के लिए और कानून बनाने के लिए प्रावधान किया गया है, जो भाग 6 में यानी 6 में है। उसके बाद अगला भाग 7 आ जाइए, यानी भाग 7 में 238 जो नंबर का आर्टिकल है, वो आर्टिकल क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र। तो ये आर्टिकल रिपील्ड है, यानी इसको कैंसिल कर दिया गया है भाग 7 को। क्यों? क्योंकि बहुत सारा, आप देखें प्रथम अनुसूची में 2 हिस्सा था, एक हिस्सा राज्य का, दूसरा यूटीजाई का। तो उस समय जब संविधान बना था तो बहुत सारे राज्य यूटी जो आई थे उससे में जुड़े हुए थे, तो उससे कट के अन्य राज्य बनाए गए। तो अन्य राज्य बनाए गए तो वो संदर्भित नहीं रह गया, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन ऐसे ही ये भाग बना हुआ है अभी, लेकिन वो रिपील्ड है, कैंसिल है।
अब इसी के जगह पे एक नया जो है, मतलब जो अगला जो भाग है, भाग 8, उसमें आर्टिकल 339 से लेकर के 242 तक संघ राज क्षेत्र यानी यूटीज का विवरण है। यानी यूनियन टेरिटोरीज जो राज है उसका बात है कि वहाँ किस तरह शासन चलेगा। तो ये संघ राज क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, ये जो केंद्र के अंदर है इसका पर डायरेक्ट जो शासन चलेगा यूटीज पे, सारे जो कार्यपालिका का या कहें तो प्रशासन का, ये सारे जो कानून चलेगा वो केंद्र का चलेगा। तो ये भाग 8 में आ गए और ये भाग 7 जो है संदर्भित नहीं रह गया, कैंसिल हो गया। अब भाग 9 आ जाइए। भाग 9 जो है इसमें आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, ए का मतलब क और ओ का मतलब जो है न होता है। तो मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी डी ई चलता है ना, तो वही क ख ग घ ऐसे चलता है। तो यानी कहें तो 243 भी आर्टिकल है, 243 ए, 243 बी और उसी तरह से होते हुए 243 ओ तक है। ये क्या प्रावधान करता है, तो ये जो प्रावधान पंचायतों का करता है ग्रामीण क्षेत्र में। जैसा कि आप अनुसूची 11 में पढ़े थे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतों के बारे में था, तो उसके सारे अधिकार इसी सब आर्टिकल से उसको प्राप्त होते हैं और उसकी रचना, उसकी निर्माण, उसके दायित्व, उसके कार्य सारा इसी सब आर्टिकल में है। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक अगला जो हिस्सा भाग जुड़ता है वो भाग 9 का। इसमें 243 पी से यहाँ पंचायतों में ओ पे खत्म हो जाता है और 243 पी से लेकर के जेड जी तक ये आगे शुरू होता है। ये शहरी में नगर पालिका या शहरी क्षेत्र के लिए है। तो आप जेड जी का मतलब क्या हुआ, जेड पर फिर जाके ख़त्म हो गया, ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर ख़त्म हो गया, फिर जेड के बाद जेड ए बी सी डी जुड़ गया, तो उसी आर्टिकल का डी जुड़ते हुए जी तक आता है। तो ये आपको भाग 9 का ये नगर पालिका यानी शहरी क्षेत्र के बारे में बताता है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, आप जोड़ सकते हैं 243 पी से लेकर के जेड जी तक। तो आप इसको समझ गए। इसमें वही प्रावधान है जैसे पंचायतों को दिया गया, उसी तरह से नगर निगम को, हर नगर पालिका को दिया गया है कि वो क्या क्या व्यवस्था कर सकता है, क्या अधिकार है, क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या कार्य कर सकता है, कैसे चुनाया जा सकता है, वो ये सारे चीज़ें उसमें मिलेगा। उसके बाद भाग 10 आ जाइए। भाग 10 में है जो 244 नंबर आर्टिकल से, अनुच्छेद से 244 ए तक, यानी 44 और 44 ए, 2 आर्टिकल इसमें है। तो ये क्या कहता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में ये व्यवस्था करता है। जैसा कि आपने भाग अनुसूची 5 में कल पढ़ा था कि जो अनुसूचित क्षेत्र होगा यानी एक राज्य के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए जाएंगे जो लिस्टेड किए जाएंगे जिसका कुछ कारण होंगे, जैसे वो आदिवासी बेल्ट के आधार पे हो सकता है, वो सांस्कृतिक और जलवायु के आधार पे भी हो सकता है, भाषा के आधार पे भी हो सकता है, वो कुछ पर्यावरणीय संकट के आधार पे भी हो सकता है। तो वही सब चीज़ जो है अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। और ये जनजातीय क्षेत्र, तो ये जनजातीय यानी ट्राइबल एरिया होगा, तो अगर उसको अनुसूचित कर दिया गया है तो वहाँ का सारा प्रावधान या प्रोविजन इसी भाग के अंतर्गत आता है और वो सारे व्यवस्था उसको इसमें किया गया है उप अनुच्छेद बना करके। उसके बाद भाग 11 में आप आ जाइए। भाग 11 जो है 245 यानी 44 ए पर एक खत्म हो जाता है और 245 से लेकर के 263 तक भाग 11 का हिस्सा है। इसमें 2 चैप्टर है और इसका क्या कहता है, तो कहता है संघ और राज्य का संबंध। जैसे आप कहते हैं कि पिता पुत्र का संबंध कैसा हो सकता है, माता और पुत्री का संबंध कैसा हो सकता है, उसी तरह से पिता पुत्र के साथ मित्र का संबंध कैसे हो सकता है। तो हम समझे इसे ऐसे कि जो हमारा भारत है, इंडिया हमारा देश और राज्य उसके अंदर 28 है और यूटीज है, उसका संबंध कैसा होगा। तो इसमें 2 स्तर पर संबंध इसको डिफाइन किया गया है। एक विधायी यानी कानूनी के स्तर पर संबंध कैसा होगा और दूसरा प्रशासनिक स्तर पर संबंध कैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र कानून बनाएगा और राज्य बनाएगा उसमें आपसी सहमति, आपसी सहसंबंध होना चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर भी सहसंबंध होना चाहिए। तो इस संबंध की बात करता है और ये काफ़ी मेंस में इससे क्वेश्चन आता ही है कि केंद्र और राज्य संबंध बिगड़ते हैं। जैसे अभी क्या है,
अभी आप देखें, आप दिल्ली में केंद्र के जो सरकार है वो दिल्ली में एलजी अपना जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर बैठा हुए है, उस गवर्नर के कारण राज्य सरकार को काम करने में दिल्ली सरकार को दिक्कत होता है। उसी तरह से अन्य स्टेट में भी राज्यपाल बैठा दिए जाते हैं प्रतिनिधि, उससे दिक्कत होता है। तो उससे क्या होता है कि जो राज्यपाल है वो अपने सेवा के भावना से नहीं होकर के पार्टी विशेष के प्रति कमिटमेंट होकर के और वो जो है कार्य करने लगता है, और जो दूसरे पार्टी का सरकार दूसरे राज्य में होता है तो उसको डिस्टर्ब करने लगता है। ये एकदम साबित चीज़ है, ये आरोपित नहीं है, बल्कि ये तो आप शुरू से उठा के देखें तो आपको दिखेगा। तो ऐसा संबंध क्या होगा, बिगड़ जाता है संघ और राज्य के बीच से। और अगर ये संबंध अच्छा रहे, अच्छा का मतलब है कि अगर राज्य अच्छा कर रहा है, राज्य की सरकार चाहे वो किसी अदर पार्टी का ही क्यों न हो, तो उसको मान्यता देनी चाहिए, उसको सहमति देनी चाहिए। तो यही संबंध की बात करता है। और प्रशासनिक से लेकर के विधायी तक। तो ये आप भाग 11 को समझ गए। अब आ जाइए भाग 12, यहाँ से शुरू। भाग 12 में यानी 63 पर यह आर्टिकल खत्म हो जाता है भाग 11 का, और 264 से लेकर के 300A तक जो आर्टिकल है इसमें अनुच्छेद है, ये भाग 12 में आता है। तो भाग 12 क्या कहता है, ये कहता है कि वित्त मतलब धन, रुपया, पैसा, ये इसके बारे में, संपत्ति के बारे में, और संविदा और वाद यानी कोई ऐसे मामलात, कानूनी विवाद या वाद विवाद। तो वित्त मतलब ये धन, केंद्र और राज्य के बीच का जो धन है, केंद्र का धन अलग, राज्य का धन अलग, मतलब केंद्र का अलग और राज्य स्टेट का अलग। संपत्ति, केंद्र का संपत्ति, जैसे रेलवे केंद्र का संपत्ति है, उसी तरह से राज्य का भी अपना एक संपत्ति होता है, सरकारी संपत्ति की बात हो रही है। उसके बाद संविदा, कंटैक्ट, मतलब एक दूसरे से कैसे कंटैक्ट, मतलब धन ले रहा है केंद्र से राज्य अपने कार्य के लिए, या केंद्र जो है केंद्र को दे रहा है राज्य, तो ये संविदा कैसे कंटैक्ट होगा उसका। उसके बाद कोई विवाद पर है, तो इसमें मेन मामला है कि धन का आदान प्रदान या धन का मामला पर उधार लेना देना, मतलब एक दूसरे से, केंद्र और राज्य से, और संपत्ति का मामला, ये सब इसमें आता है। लेकिन इसमें एक खास विशेष बात 300A आर्टिकल है, वो आपके निजी संपत्ति को भी यही संरक्षित करता है थोड़ा, कि आपके जैसे मकान है, ज़मीन है, तो उसकी जो बात होती है वो आपके निजी संपत्ति है। लेकिन अगर केवल संपत्ति यहाँ है लिखा हुआ तो इसका मतलब केंद्र या राज्य की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। तो भाग 12 में इसका विवरण है। अब भाग 13 आ जाइए। भाग 13 में 301 खत्म होता है, तो 301 से लेकर 307 तक का जो अनुच्छेद है वो भाग 13 में है। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। आप देख रहे हैं कि जब रुपया पैसा, यानी आपको 12 में धन, रुपया पैसा आ गया, रुपया पैसा, तो आप तो कुछ व्यापार करेंगे, जीवन यापन चलाने के लिए काम करेंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, रोजगार करेंगे। तो ये कहता है कि राज्य मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, TOI, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होगा, जो कॉमर्स यानी बिजनेस होगी और उसका लेन देन होगा, वो सब का अधिकार जो है इसमें इसको देता है, संविधान देता है कि वो किस तरह से होगा, कितना टैक्स लगेगा, विदेशी भी आकर के करेंगे तो उस पर कौन सारी चीज़ें लागू होगी, और हमारे देश के लोग करेंगे तो क्या लागू होगा। ये सभी चीज़ें व्यापार, वाणिज्य और लेन देन के बारे में बताता है, जिसमें 301 से लेकर के 307 तक का आर्टिकल इसमें लिखा गया है और बताया गया है। अब आ जाइए भाग 14। भाग 13 के बाद 14 में 307 आर्टिकल 13 का खत्म होता है, तो 14 में 308 से लेकर के 323 तक है। आप देख रहे हैं ये क्या कहता है, ये कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवा। सेवा का मतलब क्या, सर्विस, जैसे प्यून से लेकर के ऑफिसर, IAS ऑफिसर तक, यानी UPSC जो है केंद्र का लोक सर्विस है, लोक सेवा आयोग। उसके बाद BPSC, RPSC, UPPCS, MPPSC, UPPSC, JPSC या छत्तीसगढ़ PSC, बंगाल PSC, ये सभी जो है वो एक राज्य सेवा है, एक केंद्र सेवा। तो UPSC केंद्र की सेवाएं हैं और ये राज्य की सेवाएं हैं। SSC केंद्र की सेवा है, और मान लिया कि हर स्टेट का SSC होता है तो वो राज्य की सेवा है। तो ये सब का विवरण इसी
इसी में है और ये सब की बात इसी में बताई गई है कि उसकी सेवा की शर्त क्या होगी, नियुक्ति कैसे होगी, प्रावधान क्या होगा, कैसे उसका चयन होगा, ये सारी व्यवस्था इसमें आपको बताया गया है 308 से लेकर के 323 तक। इसमें प्यून से लेकर के IAS अधिकारी तक सारे इसमें आ जाएंगे। तो भाग 14 समझ गए। अब भाग 14 का जो एक अतिरिक्त है जो जोड़ा गया है वो 323A और B, ये दो आर्टिकल है, 323A और 323B, क्योंकि 323 तो यहाँ भाग 14 में ख़त्म हो गया, तो 14 का में 323 जो है A और B दो आर्टिकल है। इस आर्टिकल में अधिकरण की बात है। अधिकरण का अंग्रेजी ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, मान लिया यहाँ आप देखें, यहाँ एक बना देते हैं त्रिभुज, तो ये जो बॉडी है, ये दोनों बॉडी है, ये दोनों के बीच विवाद होता है तो इसके पास जाएगा और जा कर के विवाद को सुलझाने का प्रयास करवाएगा, तो वो विवाद को समझाएगा। तो ये आपको देख रहे हैं ये त्रिभुज टाइप का ये बन गया, ट्रिब्यूनल हो गया। तो यही ट्रिब्यूनल है कि इस प्रशासनिक या किसी भी अन्य प्रकार के जो विवाद अगर उत्पन्न होते हैं तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगा और एक गठित करके ट्रिब्यूनल का जो आयोग या सदस्य होंगे वो उसको निर्णय करेंगे, उसको सुलझाएंगे। जैसे आपने देखा कि कृषि कानून पर विरोध बहुत हुआ भारत में, 3 कृषि कानून पे, और सरकार बोल रही थी कि अगर कोई पूंजीपति खेती कॉन्ट्रैक्ट पे करवाता है किसान से और विवाद होता है तो वो ट्रिब्यूनल में जा कर के उसका मामला जो है सुलझ सकता है। लेकिन किसानों का कहना था कि अमीर उद्योगपतियों ने ट्रिब्यूनल को भी खरीद लेगा घूस दे करके भ्रष्ट तरीके से, तो हमारा इंसाफ कैसे होगा। और ये बात हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अधिकारी इतना नैतिक रूप से साफ सुथरे नहीं हैं। हाँ, कुछ हैं जरूर अपवाद स्वरूप, लेकिन भ्रष्ट तो है ही, तो इसलिए ये डर था। उसी तरह से CCA का जो मामला है, CAA का, CCA नहीं CAA का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वाला, कि अगर कोई विदेशी नागरिक यहाँ अवैध तरीके से पकड़ा जाता है तो उसको ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा और वो निर्णय करेगा कि इसको क्या करना है। तो ये सब जो मामला, यानी दो व्यक्ति के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी प्रकार का विवाद होता है तो वो ट्रिब्यूनल उसको हल करने का कोशिश करेगा। तो ये एक अतिरिक्त जो है भाग है भाग 14 के बाद। फिर भाग 15 आ जाइए। भाग 15 में 324 से लेकर के 329A तक का आर्टिकल है। ये आपके निर्वाचन का उपयोग बारे में बताता है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन, कि इसमें इलेक्शन कमीशन की गठन, इलेक्शन आयोग कैसे बनेगा, उसमें कितने मेंबर रहेंगे, कैसे वो प्रक्रिया होगी शुरू। तो ये जो हमारे MP और कहें तो विधायक और सारे जो आपको लोकसभा राज्यसभा सब जो चयन हो रहे हैं, वो सब की जो व्यवस्था करता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारा का, वो सभी इलेक्शन का मामला इसी सेक्शन, इसी भाग में आ जाएगा, भाग 15 में। तो ये जो है आप जान रहे हैं कि आप अपने इलेक्शन में आप अपने वोटिंग के माध्यम से अपना अधिकार दे करके, और ऐसे ही लोग जो है हमारे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो ये इसी के सहारे ये सब आते हैं। तो ये भाग 15 जो है ये इलेक्शन पर बात करता है। अब भाग 16 आ जाइए। भाग 16 जो है 330 से लेकर के 342 आर्टिकल इसमें है, नंबर के अनुसार 330 से लेकर 342 तक। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है, जैसे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को। इसलिए कहा जाता है संविधान के निर्माता तो है ही वो, मतलब लिखे, उसके बाद वो दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, सबको, महिलाओं को उन्होंने शोषण से बचाने के लिए बहुत सारा प्रावधान किए। तो संविधान में ये प्रावधान किए थे। तो इसमें विशेष उपबंध का क्या मतलब है, इसमें विशेष उपबंध का मतलब है SC ST समुदाय का। SC मतलब अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का, अति पिछड़ा वर्ग का, और अभी 2019 में जो हुआ EWS को 10% जो आरक्षण दिया गया वो मामला, फिर एंग्लो इंडियन का, इसको का क्या का, तो इनको लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायत में, विधानसभा में, ये सब जगह पे नियुक्तियां, सर्विस में
या प्रमोशन में, ये बहुत सारे जो चीज़ें में इनको जो सुविधा या कुछ छूट मिलना चाहिए, कुछ खास कारणों से, पिछड़ापन से या सामाजिक पिछड़ापन से या दलित वंचित समूह होने के कारण, वो सब का प्रावधान जो है भाग 16 करता है, जो 330 से लेकर के 342 आर्टिकल के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए इसमें। तो ये एक बहुत खास महत्व रखता है और रिजर्वेशन वाला या सारा जो मामला है कहीं ना कहीं इसी भाग से जुड़ा हुआ आपका मामला है। उसके बाद आगे आ जाइए भाग 17। भाग 17 जो है 343 से लेकर के 351 तक इसमें आर्टिकल है। अब 42 यहाँ ख़त्म हो जाता है भाग 16 में और 343 से 351 यहाँ शुरू होता है। ये आपका राजभाषा के बारे में बताता है। राजभाषा का मतलब है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हमारे केंद्र सरकार जो है संघ का जो कार्यकाली भाषा या कार्यजाई भाषा क्या होगा, ऑफिशियल, यानी उसके कार्य कौन कौन भाषा में होंगे उस भाषा को बताता है। उसके बाद प्रदेश यानी रीजनल सेंटर या स्टेट में कौन सी भाषा होगी, उसके बाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का क्या भाषा होगा न्याय की, तो ये सब बताता है। तो ये संघ की जो है यानी केंद्र की भाषा और रीजनल क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा जैसे बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, इसकी बात करता है। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इसके कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। जैसे 351 आर्टिकल में हिंदी के विकास और उसके विकास और विस्तार के लिए बात की गई है, जो हिंदी हमारे देश का राजभाषा है। तो ये भाषा पर है भाग 17। फिर भाग 18 जो है आपका इमरजेंसी उपबंध यानी आपातकाल का व्यवस्था इसमें की गई है, जो इसमें आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आता है। तो आपातकाल कैसा, तो बाहरी जैसे सीमा से कोई हमारा पड़ोसी आक्रमण कर दे या पड़ोसी के पड़ोसी आकर के कर दे, तो ये बाहरी, आंतरिक मतलब सिविल वार, मतलब अपने देश के अंदर ही, ये 28 राज्य और 8 यूटीआई के अंदर ही कोई इस तरह का आंतरिक जो है विद्रोह या किसी प्रकार का कोई घटना घट सके, तो इसके बारे में। फिर जो है संवैधानिक, ये जैसे किसी राज्य विशेष में किसी खास घटना के कारण वहाँ के कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया हो और जनता में त्राहिमाम मच गया हो, उसकी व्यवस्था करता है। और फिर वित्तीय यानी हमारे खजाना जो है देश का वो समाप्त हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, यानी दिवालिया हो गया हो। आप जानते हैं 360 ये जो सर्किल का ये जो होता है वे कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो अगर यहाँ से सुई चला और यहाँ पे ऐते ऐते अगर ख़त्म हो गया तो ये दिवालिया अगर हो जाए तो आपका सारा जो जनता का जो धन है वो चाहेगा अपनी सरकार तो अपने हिसाब से वित्तीय आपातकाल लगा करके और वो ले सकता है, वो 360 के अंतर्गत। ये आप 360 जो आर्टिकल है ये 360 ही है, 360 डिग्री, यानी पूरा खजाना अगर ख़त्म हो जाए और अगर ऐसा लगे सरकार को तो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो भाग 18 को आप समझ गए, जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, ईपी यहाँ लिखा हुआ है, ईपी का मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न। उसके बाद भाग 19 में आ जाइए। भाग 19 जो है 361 से लेकर के 367 तक अनुच्छेद का विवरण देता है। और इसमें ये क्या है, तो ये प्रकीर्णन इसको हिंदी में कहते हैं, मिसलेनियस है, मिला जुला। ये मिला जुला क्या है, तो इसमें है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के संरक्षण की बात करता है। और ये मतलब बड़े जो हमारे अधिकारी हुए या बड़े पद पर बैठे हुए महामहिम माननीय हुए, वो सब अपना सुरक्षा व्यवस्था इसमें कर लिए हैं। और उसके बाद हस्तक्षेप वाली बात कि अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप कर रहा है संसद के कानून में, तो कुछ इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो रोक रहा है। तो ये कहें कि एक मिसलेनियस या मिला जुला एक ये भाग है जो कई कानून को और कई चीज़ों को संरक्षित करने का, हस्तक्षेप रोकने का और आदि आदि कई ऐसे कामों में उपयोग में आता है। अब भाग 20 में आ जाइए। अब हम लोग नियरेस्ट एकदम अंतिम भाग की ओर चल रहे हैं, तो भाग 20 में आइए। भाग 20 जो है उसमें केवल एक आर्टिकल है, 368 यानी 368 संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। ये तो आपको मुंह में याद हो जाना चाहिए, मतलब टिप्स पे, कि भाग 20
368 संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन के बारे में बात करता है कि संसद या किस तरह से हमारे संविधान, यही भारत के संविधान बड़ा कानून के बिल्डिंग या सर्वोच्च कानून में किस तरह से संशोधन कर सकता है, ये सारा प्रावधान इसी में बताया गया है। तो आप ये समझ गए। फिर इसके नीचे भाग 21 में आ जाइए, 20 के बाद 21 में, इसमें 369 यानी 369 से लेकर के 392 तक यानी 392 तक जो आर्टिकल है वो भाग 21 में है। ये जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखें, आप याद करके यहाँ ध्यान दें कि 370 आर्टिकल किस भाग में आ रहा है। आपको ये जो नंबर बीच में दिया हुआ है कोष्ट में, इसके अनुसार देख रहे हैं 370, 69 के बाद 70 यहाँ आ रहा है ना। तो जम्मू और कश्मीर के बारे में जो विशेष उपबंध था वो यही था, जो 370 को हटा दिया गया। तो 370 से 69 से लेकर के 392 तक का ये सारे व्यवस्था इसी भाग में है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रबंध था। अब उसको यूटीआई बना दिया गया है, स्टेट का दर्जा खत्म हो गई है, छीन लिया गया है। और उसके बाद ये पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में लागू होता है और इस सीएजी पर भी लागू होता है। इसमें सीएजी के लिए भी कुछ आर्टिकल व्यवस्था की गई है भाग 21 में। सीएजी मतलब कैग, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो व्यवस्था है वो भाग 21 वो विशेष उपबंध का है। उसके बाद अब अंतिम कदम, अंतिम भाग पर आ जाइए संविधान का। अंतिम भाग मतलब 22वां भाग में बाकी 393 से लेकर के 395 आर्टिकल है, यानी 95 तक, मतलब 393, 94, 95 यानी 3 आर्टिकल इसमें है। 3 आर्टिकल है। ये क्या कहता है, तो ये कहता है संक्षिप्त नाम किसका, भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम होगा भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। और उसके बाद प्रारंभ इसको कब से हुआ, और इसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ, मतलब संविधान जब अंग्रेजी में लिखाया तो राष्ट्रपति जो के अनुशंसा या आदेश पर इसके हिंदी जो अनुवाद है वो प्राधिकृत यानी अथोराइज पाठ माने जाएंगे। तो ये संविधान के नाम, उसके अनुवाद हिंदी में, और उसमें कुछ चीज़ों को हटाया गया, जोड़ा गया है, उसके बारे में बात करता है। तब आपको ये सारे बातें जो है भाग में आपको समझ में आ गई। आप देखें कि मूल संविधान में 22 भाग थे, आज 22 + 3 यानी 25 भाग हो चुके हैं। ये रो में आर्टिकल है। इसी तरह से यहाँ कौन भाग में कितना आर्टिकल है आपको इससे पता चल जाएगा, और कौन भाग में क्या है ये आपने पढ़ा और समझा। तो इससे आप लगभग पूरा संविधान के, इतना संविधान नामक, अगर प्रतीक में ही हमने बताया था कि संविधान नामक इतना बड़ा भवन के अलग अलग उसके अंदर विभाग को अगर आप देखें तो ये सारे चीज़ें हैं, और यही चीज़ें हैं जो हमारे देश में सबसे सुप्रीम है। वो चाहे तो सामाजिक धार्मिक कानून हो, या किसी भी ट्रेडिशनल परंपरा चल रहे हो, या कोई भी ऐसा चीज़ें किसी भी समुदाय का, धर्म का, जाति का, या किसी भी चीज़ का, संस्था का, अंततः अगर वो परेशानी झेलता है, कष्ट झेलता है, संकट में आता है, तो इसी सर्वोच्च कानून के नीचे वो अपना छत्र छाया ढूंढता है, अपना रास्ता ढूंढता है। भले वो संविधान के प्रति या संविधान की बातों के प्रति या संविधान में प्रावधान वाले चीज़ों है वो सब के प्रति वो विरोध जताए या कुछ ऐसी कुचलने का प्रयास करे, लेकिन जब उस पर संकट मंडराता है तो वो सीधा सीधा इसके शरण में मांगता है। जब अब देखिए, जब उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात करने आ जाता है। जब वो जो है किसी और चीज़ों के बारे में, जैसे वो कोई क्राइम करता है तो वो कहाँ आ जाता है, भाग 5 में राष्ट्रपति के यहाँ प्राण याचना लेने के लिए राज्यपाल के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ दौड़ लगा लेता है कि मुझे बचाइए, मुझे संरक्षित करिए। और जब वो कोई घटना करता है तो वो नहीं सोचता है कि हमारा सर्वोच्च कानून जो है हमारा कितना पवित्र चीज़ है, हमारा संविधान कितना
पवित्र और कितना सुरक्षित है। ये किसी एक जाति धर्म के पक्ष में नहीं बनाया गया है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जितना भी समस्याएं झेले थे, जितना बातें उन्होंने और जितना सारी दुख और तकलीफ झेले थे हर समुदाय, हर विशेष का वर्ग के लोगों द्वारा, वो सब का विचार उनके दिल में था, उनके मन में था, उनके मस्तिष्क में था, और वो सबको इस सर्वोच्च कानून में, इस सर्वोच्च किताब में ये समेटने का प्रयास किया है। और इसी भागों में, इसी 22 भागों में, 25 भागों में उन्होंने सारे चीज़ों को समेटा है। और इसके अलावा इसी 22-25 भागों के अंदर में अन्य कानून, अधिनियम, विनियम, सारे चीज़ हमारे संसद है हो या हमारे अन्य जो राज्य में सत्ता चला रहे हो, सीएम हो चाहे मंत्री हो, वो सब इसी के अंदर में रह करके अपना कानून का निर्माण करते हैं। तो आपने इसको समझा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और पूरा संविधान को समराइज कर देता है। तो इसी के साथ मैं आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे आशा करता हूं कि इसे जितना हो सके आप शेयर करिए। आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, पाली बोथरा को, और इस पर आपको पढ़ाई का कंसेप्चुअल जो है क्लास आपको लगभग सभी विषय के मिलेंगे जीएस में, और हिंदी और लिटरेचर और हिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊँगा ही आपको। तो इतना तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ अपने मित्रों को, ज़रूरतमंदों को शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, आप लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद जो है इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू करता हूँ, और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।